नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अपने लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट में। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है आधुनिकता पर आधारित है। जो हमारा नया सिलेबस है उसी के पैटर्न पर हम अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन है सब अपना लेटेस्ट क्वेश्चन होने हैं। एक से एक अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। और क्या दिया गया है, पत्र लेखन से क्वेश्चन है कि पल्लवन के लिए ही अपनाई जाती है। कहने का मतलब पल्लवन के लिए कौन सी शैली अपनाई जाती है। पल्लवन क्या होता है तो बताना। जब हम किसी चीज को विस्तार पूर्वक लिखते हैं या विस्तार में लिखना क्या कहलाता है, पल्लवन हमारा कहलाता है। तब हम पल्लवन का प्रयोग करते हैं, किसी चीज को विस्तार पूर्वक लिखते हैं तो किस शैली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, निगमन शैली, समास शैली, अलंकार और उसके बाद व्यास शैली। तो याद रखना पल्लवन के लिए हमारी व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारा मुहावरे से। और क्या पूछा गया है, कंदूण भन मुहावरे का हमारा क्या अर्थ होने वाला है, बताइए क्या अर्थ होने वाला है हमारा कंदूण भन मुहावरे का। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, ये हमारा एक अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। मुहावरा होता क्या है तो बताना। मुहावरा एक वाक्य का मात्र क्या होते हैं, अंश होते हैं। जबकि लोकोक्ति हमारी क्या होती है, तो लोकोक्ति तो पूर्ण वाक्य होती है। यही इन दोनों में अंतर होता है कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। और क्वेश्चन हमारा मुहावरे से ही पूछा गया है जो अरबी भाषा का शब्द होता है। बताइए कंदूण भन मुहावरे का क्या अर्थ हमारा होने वाला है, बताइए। सचेत करना, चुगली करना, परेशान करना या बुरा करना। तो कंदूण भन अर्थात चुगली करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा, ये भी मुहावरे से ही है। और क्या पूछा गया है इसमें, इसमें पूछा गया हमारा गिले बांधड़ मुहावरे का क्या अर्थ होने वाला है। गिले बांधड़ मुहावरे का अर्थ बताना है। अपने मन को मजबूत करना या अच्छी तरह से याद करना या विश्वास करना, उसके बाद सबको एकजुट करना। क्या होने वाला है आपका गिले बांधड़ मुहावरे का अर्थ। तो याद रखना आपको करना है अच्छी तरह से याद करना है, अर्थात गिले बांधड़ आपको क्या करना है, गिले बांधड़ करना है, अच्छी तरह से याद करना है। मुहावरे थे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन। और क्या पूछा गया है इसमें, किस स्वर के उच्चारण में, जो हमारे स्वर होते हैं किसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, बताइए। दीर्घ स्वर जो होते हैं हमारे, इन्हें क्या बोलते हैं हम अपना, इन्हें द्विमात्रिक भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं, दो मात्रिक स्वर बोलते हैं। और बोला गया है कि दो मात्रिक स्वर से भी अधिक समय लगता हो उसे क्या कहते हैं। तो कहना जिसमें दो मात्रा से भी अधिक का समय लगता है उसे कहते हैं प्लुत स्वर। जब उधर दीर्घ स्वर में दो मात्रा का प्रयोग है तो प्लुत स्वर में कितना होगा, तीन। और इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। तो त्रिमात्रिक स्वर किसे बोला गया, प्लुत स्वर को। महत्वपूर्ण है, याद रखना। जो हमारे प्लुत स्वर होते हैं इसका प्रयोग हम नाटक और संवादों में करते हैं। इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं, पवित्र स्वर भी बोलते हैं। तो पवित्र स्वर किसे कहते हैं, बताना प्लुत स्वर को कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से नाटक और संवादों में प्रयोग करते हैं किसी को पुकारने का, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ओम। तो ये जो शब्द है हमारे क्या है, प्लुत स्वर है। ठीक, तो किसी को बुलाने या पुकारने में किसका प्रयोग करते हैं, प्लुत स्वर का। अब देखो यहां से और क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि जो कमरे के अंदर जो आवाज गूंजती है, जो कमरा होता है उसके अंदर अगर सामान नहीं रखा आप बोलोगे तो आवाज गूंजती है। ठीक है, तो वो आवाज गूंजना किस स्वर का हमारा उदाहरण होती है, तो बताना ये हमारा प्लुत स्वर का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट, जब हम परमाणु परीक्षण करते हैं तो परमाणु परीक्षण के दौरान या किसी को चिल्लाते हैं तब किस का प्रयोग करते हैं हम, तो बताना प्लुत स्वर का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह से प्लुत स्वर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलंकार से पूछा गया है। और क्या दिया गया है, मुख रूपी चांद पर
राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? बताइए। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इसमें हमारा कौन सा अलंकार होने वाला है? पहले दिया गया रूपक, उसके बाद यमक, नेक्स्ट श्लेष और उसके बाद उत्प्रेक्षा। बताइए क्या हमारा होने वाला है? मैंने आपसे बताया आपको अलंकार छोड़कर नहीं आने हैं, ठीक है, पूरे अलंकार कर आने हैं, क्योंकि अब तक इतने अलंकार कराए गए हैं कि अब आपको आदत हो गई होगी, सोल्व कर सकते हो आप ऑप्शन के माध्यम से भी। जो हमारा रूपक अलंकार होता है इसमें क्या होता है? हमारा आरोप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आरोप लगाया जाता है। जबकि यमक अलंकार में क्या होता है? इसमें दो शब्द आते हैं और दोनों शब्द का अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है, ठीक है। श्लेष अलंकार, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द आता है, ठीक है, और उसके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न हो जाते हैं। जबकि उत्प्रेक्षा में तो संभावना दर्शाई जाती है। संभावना किसमें दर्शाई जाती है? संभावना। तो बताना उत्प्रेक्षा अलंकार में। अब बात कर लेते हैं जो दिया गया मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, क्या हो जाएगा हमारा? रूपक अलंकार आंसर हो जाएगा। रूपक अलंकार में आरोप लगाया जाता है। इसमें आरोप लगाया जाता है कि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है पूरी तरह से, ठीक है। रूपक अलंकार के बारे में जो याद रखना है, रूपक अलंकार का सम्राट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तुलसीदास जी को कहते हैं। तुलसीदास को क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार का सम्राट बोलते हैं। रूपक अलंकार के भेद अगर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में तो बताना रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? हमारे 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? निडग रूपक अलंकार, दूसरा सडग रूपक अलंकार और तीसरा पारंपरिक रूपक अलंकार। और ये पूछे जाते हैं कि सडग, निर्डग और पारंपरिक किसके अंग है या किसके भेद है? तो बताना रूपक अलंकार के। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक और क्वेश्चन हमारे पत्र लेखन से। ये क्या दिया गया है? जो हमारा शासकीय पत्र होता है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा होता है? बताइए। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा होता है? प्राप्तकर्ता का पदनाम, दिनांक या प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम, उसके बाद सेवा में। बताइए क्या होता है हमारा शासकीय पत्र में? जो हमारी पत्र संख्या होती है उसके नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, क्या होता है? प्रेषक, अर्थात प्रेषक होता है भेजने वाला, जो पत्र भेजता है। प्रेषक जो पदाधिकारी होता है उसका नाम आता है और उसके बाद जो उसका पदनाम होगा वो लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखना शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? भेजने वाले का नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं और क्या दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है, किसी भी तरह से क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं। बताइए अंतस्थ व्यंजन और हमारे ऊष्म वर्ण पूछे। तो देखो अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद हमारा ऊष्म वर्ण। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? ये रे ले, ये रे ले और वे। उसके बाद नेक्स्ट ऊष्म संघर्षी जो होते हैं क्रम से भी याद रखना है, से, श और लास्ट में है होते हैं। तो ये टोटल होते हैं हमारे 8 होते हैं। तो याद रखना जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है 4, ऊष्म संघर्षी है ये भी हमारे क्या है? 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। अंतस्थ व्यंजन और संघर्षी वर्ण पूछे गए थे, कितने होते हैं बता देना? 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कितनी बार अब तक इस क्वेश्चन को करा चुके हैं इसी तरह से, कि जो हमारे हिंदी सम्मेलन है इस तरह से हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब तक हमारे कितने हिंदी सम्मेलन है? तो बताना 5 हिंदी सम्मेलन अब तक हमारे संपन्न, सॉरी 5 नहीं 12 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए। बात कर लेते हैं अब तक कितने हुए? 12 अब तक हमारे हिंदी सम्मेलन कंप्लीट हो चुके हैं। क्यों कराए जाते हैं? तो बताना इस वजह से हमारे हिंदी सम्मेलन कराए जाते हैं कि हमारी हिंदी भाषा को हम यूएनओ में शामिल करा सकें। ये तो कारण है।
बात कर लेते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं हमारे हिंदी सम्मेलन, तो बताना अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आते हैं हमारे हिंदी सम्मेलन। संवैधानिक है, याद रखना। अब तक कितने किए जा चुके हैं? 12। अब बात करते हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं। पूछा जाए पहला कब हुआ था, तो बताना 1975 में पहला हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां पर? नागपुर में। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा 1976 में आयोजित किया गया। कहां पर? मॉरिशस में। कहां पर आयोजित किया गया था? मॉरिशस में आयोजित किया गया था। उसके बाद तीसरा फिर कराया गया हमारे यहीं पर 1983 और कहां कराया गया था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसका तो आपको पता चल गया होगा कि 1983 में हम पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद नेक्स्ट चौथा हिंदी सम्मेलन हमारा 10 साल बाद 1993 में आयोजित किया गया। और कहां आयोजित किया गया था? तो बताना मॉरिशस में। तो अब तक क्या देखने को मिला कि पहला हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ, दूसरा मॉरिशस, तीसरा फिर भारत और चौथा फिर मॉरिशस। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, पांचवा हमारा हिंदी सम्मेलन ये आयोजित किया गया था 1996 में, 1996 में। और पूछा जाए आयोजित कहां किया गया था, तो पोर्ट ऑफ स्पेन में। पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित किया गया था। कब? 1996 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हिंदी सम्मेलन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये भी याद रख लेना है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पूछा जाए छठा हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया, बताना 1999 में आयोजित किया गया था। और कहां आयोजित किया गया था? लंदन में। उसके बाद सातवां कब आयोजित किया गया? 2003। और 7 से याद रखना सूरीनाम। 7 और सूरीनाम एक साथ जोड़ देना। आठवां जो हमारा हिंदी सम्मेलन 2007 में आयोजित किया गया था। कहां पर? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में। 8 से 9 जोड़ देना, 8 से 9, 7 से 7, इस तरह से आप ऐड कर देना। 9वां हमारा हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, बताना 2012 में और दक्षिण अफ्रीका देश में आयोजित किया गया था, जोहान्सबर्ग में। बात कर लेते हैं 10वां, फिर रिपीट हो जाएगा 10वां हमारा। 10वां कहां आयोजित किया गया? पहले तो याद रखना 2015 में आयोजित किया गया था और भारत में, मतलब भोपाल में। ठीक है? कहां आयोजित किया गया? भोपाल में। उसके बाद देखो भारत के बाद एकदम इधर पहला दूसरा तीसरा चौथा भारत मॉरिशस, भारत मॉरिशस। अब हो जाएगा 10वां 11 भारत मॉरिशस। ये कब आयोजित किया गया? 2018 में। और कहां? मॉरिशस में। मॉरिशस में। ठीक है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कितने हिंदी सम्मेलन भारत में आयोजित हुए हैं, तो बताना अभी तक 3 हिंदी सम्मेलन भारत में आयोजित किए गए हैं बस। उसके बाद नेक्स्ट 12वां हिंदी सम्मेलन जो आपने देखा था अभी आयोजित किया गया था 2021 में। कहां पर? फिजी की राजधानी सूबा में, जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आती है, ये 12वां। अब बात कर लेते हैं जो अब होने वाला है अगला हमारा 13वां हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, तो बताना इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जाएगा। अभी तक हुआ नहीं है, तो हुए कितने हैं? 12 हुए हैं। जानकारी है, आपको याद रखना एक एक चीज। 100% क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन हमारे हिंदी सम्मेलनों से बनते हैं। और याद कैसे रखोगे कि 3 तो भारत में हो गए हैं, पहला तीसरा और 10वां। और जस्ट भारत के अगले ही बार मॉरिशस में हुआ है, दूसरा चौथा और 11वां। तो 12 में से 6 तो ये कंप्लीट हो गए। क्लियर है? अब 5वां याद रखना, देखो पैसे 5 है और पैसे क्या हो जाएगा? पोर्ट ऑफ स्पेन। शुरू के 4 याद करो, 5वां पोर्ट ऑफ स्पेन। 6 याद कर सकते हो। ठीक है? 6 शब्दों का आधे में आया लंदन। 6 से 7, 6 से ही सूरीनाम। 8 को 9 कर दो, 8 न्यूयॉर्क। 9 बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका। 10 और 11 भारत मॉरिशस, 12वां सूबा और 13वां बाली। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, याद हो जाएगी। क्लियर है? तो आंसर क्या बना हमारा? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होने पर, जब हम समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर देते हैं
तो हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना, जब हम समुच्चय बोधक को हटा देते हैं तो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम विराम चिन्हों का राजा बोला जाता है। विराम चिन्हों का राजा किसे कहते हैं? तो कहना अल्प विराम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये शब्द शब्दों के स्थान पर आता है, शब्दों के ये स्थान पर आ जाता है, इस कारण से राजा बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं समुच्चय बोधक, जो हमारे शब्दों को जोड़ने वाले होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद पूछे जाए कितने होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के भेद तो बताना 2 होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। जैसे व्याधिकरण, व्याधिकरण, उसका दूसरा होता है समानाधिकरण। व्याधिकरण और समानाधिकरण किसके अंग हैं? बताना समुच्चय बोधक अव्यय के हैं, 2 होते हैं, इसके भेद याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? बताइए, संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? और वाक्य क्या है हमारा जो दिया गया था? वाक्य ये है, वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है, इसमें किसका प्रयोग हमारा किया गया है? बताइए, संज्ञा के रूप में, संज्ञा के रूप में एक है, इनमें और वह। बताइए, तो याद रखना संज्ञा के रूप में जो इस वाक्य में प्रयोग किया गया, एक का प्रयोग किया गया है संज्ञा के रूप में। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी में जो ध्वनियां होती हैं कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो बताना, हिंदी में जो ध्वनियां होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली स्वर और दूसरी व्यंजन। ठीक, एग्जाम में आए हिंदी में कितनी ध्वनि होती है? 2 ही बताना, एक स्वर और दूसरी व्यंजन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार की होती है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? शब्द पूछा गया है हमारे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? बताइए। पहले दिया गया वृक्षों के नाम, उसके बाद देशों के नाम, नक्षत्रों के नाम या पर्वतों के नाम। बताइए, वृक्षों के नाम तो हमारे पुल्लिंग होते हैं, जैसे हम बोल देते हैं आम या लिप्टिस। ठीक है, तो ये आम और लिप्टिस क्या है? वृक्षों के नाम है जो पुल्लिंग में आते हैं। देशों के नाम हमारे हमेशा पुल्लिंग होंगे, जैसे भारत, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, तो देशों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं हमारे? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं, कभी एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि पहले भी आए हैं कई बार। जैसे क्या होता है? नक्षत्र है भरणी, ये हमारा स्त्रीलिंग होगा, भरणी। उसके बाद रोहिणी, रोहिणी, उसके बाद भरणी। नेक्स्ट आता है रेवती। सब क्या है हमारे? नक्षत्रों के नाम है, तो सब क्या आते हैं? स्त्रीलिंग। आगे पर्वत हमारे पुल्लिंग में आते हैं, जैसे एटलस पर्वत, एंडीज पर्वत या हिमालय पर्वत, सब क्या है? पुल्लिंग है। तो क्वेश्चन क्या था? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, नक्षत्रों के नाम हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। निम्नलिखित किस वाक्य में सकर्मक क्रिया हमारी नहीं दी गई है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है? मोहन हंसता है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवा पिला। बताइए, देखिए सीधा सा दिया गया है हंसना, मोहन हंसता है, ये क्या है हमारा? सकर्मक नहीं है, क्या है? अकर्मक है। क्लियर है? हंसना क्या है हमारा? अकर्मक क्रिया होती है, जबकि अन्य जो दिए गए हैं सब हमारा सकर्मक क्रिया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हिंदी भाषा का प्रथम प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? बताइए, हिंदी भाषा का हमारा प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पूछा गया है, कौन सा है? सतसई, रामलाला नच्छू, पृथ्वीराज रासो या अलाउद्दीन, कौन सा है? तो बताना, हिंदी भाषा का हमारा प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है।
किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है चंद्र बरदाई द्वारा। किसके द्वारा? चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। किसके जीवन पर है यह महाकाव्य जो दिया गया है? तो बताना ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र पर है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र पर है। क्लियर है? याद रखना पृथ्वीराज रासो के बारे में, किसके जीवन पर है, किसके द्वारा लिखा गया है, और इसे क्या बोला जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यायवाची पूछा गया है, और क्या पूछा गया है हमसे? चारुलोचन किसका पर्यायवाची शब्द है? हमारा चारुलोचन। बताइए किसका पर्यायवाची शब्द होने वाला है? हमारा चारुलोचन। रात्रि का, सुबह का, हिरण का या सौंदर्य का? बताइए। चारुलोचन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। आगे को इसका एक और पर्यायवाची आता है, जैसे बोल देते हैं कृष्ण सार। कृष्ण सार यह भी चारुलोचन का समानार्थी शब्द होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका कुरग। नेक्स्ट सुरभि, अन्य में आ जाएगा मृग। अब आप पहचान सकते हो मृग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका सारंग। सारंग, मृग, सुरभि, कुरग और कृष्ण सार और आगे चारुलोचन किसके हैं? सब हिरण के पर्यायवाची दिए गए। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए। सर्वनाम दिया गया है, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? किसमें अशुद्ध प्रयोग किया गया है सर्वनाम का? पहला क्या दिया गया? वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, काट देना, तेरे को मेरे को। तेरे को मेरे को कुछ शब्द होते ही नहीं है, जहां कहीं भी आपको मिल जाए तेरे को मेरे को, आप उसे काट देना। ठीक है, बस यहीं पे है हमारा। कौन सा सर्वनाम अशुद्ध है बताना। ऑप्शन नंबर सी हमारा अशुद्ध दिया गया है, बाकी सब हमारे शुद्ध रूप में है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट समानार्थी शब्द पूछा है, और क्या पूछा गया है आपको बताना है। अंबा और अंबु शब्द का सही अर्थ भेद बताना है। कौन सा अर्थ हमारा सही होने वाला है, ये हमसे पूछा गया है। बताइए कौन सा रूप है जो हमारा सही होने वाला है। तो याद रखना जो अंबा होता है किसका समानार्थी है? ये हमारा माता का है, और अंबु हमारा जल होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। शब्द युग्म को अच्छे से करके जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अपने उठ जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? बताइए। अनुशासन में अनु उपसर्ग हमारा जो दिया गया है विकल्पों के आधार पर कौन सा है? क्या तत्सम है, क्या तद्भव है, क्या आगत है, या बोला गया है अनु उपसर्ग है ही नहीं? उपसर्ग तो है, ऑप्शन नंबर डी तो आप काट ही दो। आगत भी नहीं है भी हमारा ही। अब इन दोनों में से बताना है कौन सा हमारा उपसर्ग ये होने वाला है। या तो हमारा तत्सम होगा या अपना तद्भव होगा। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि आप क्वेश्चन करते हुए चलो। तो ये जो होने वाला हमारा क्या है? अनु तत्सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तत्सम अर्थात संस्कृत भाषा का है। और संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? तो बताना 22 होते हैं। जैसे पहला ही दिया गया है अनु, याद रखना जिन पर हलंत लग जाएगा सब हमारे संस्कृत के होते हैं। ठीक है, अर्थात तत्सम होंगे, जैसे निस। उसके बाद अन्य शब्दों में दुर, रे पे हलंत है। प्रति, उसके बाद प्रति के बाद प्रे, अति, ये सब जितने भी हमारे उपसर्ग हैं सब तत्सम होने वाले हैं। उसके बाद आ, नेक्स्ट अप, उत,
उत हलंत के साथ आता है, हमारा संस्कृत का ही होता है। परा और परि दोनों ये महत्वपूर्ण उपसर्ग होते हैं जो हमारे तत्सम के रूप में आते हैं, संस्कृत के माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा? ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बर्तनी से पूछा गया और क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस शब्द में मात्रा संबंधी अशुद्धि दी गई है? मात्रा के आधार पर कौन सी अशुद्धि है बताइए। पहले दिया गया है सरोजिनी, क्या सही लिखा है? गलत है। अहिल्या, गृहिणी, प्रदर्शनी, बताइए। मात्राओं के आधार पर पूछा है, कौन सा हमारा अशुद्ध रूप में दिया गया है मात्रा के आधार पर? क्या सरोजिनी शुद्ध लिखा है या गृहिणी में जो रे लगा हुआ है क्या ये सही लिखा हुआ है? बताइए कौन सा रूप हमारा होने वाला है। तो जो अशुद्ध दिया गया है बताना, ऑप्शन नंबर डी है हमारा। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप होगा प्रदर्शनी। ठीक है, इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो मात्रा संबंधी अशुद्धि थी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बर्तनी सा क्वेश्चन था, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। रविंद्र का संधि विच्छेद बताना है और कौन सी संधि होगी ये भी बतानी। तो संधि कौन सी है हमारी? दीर्घ संधि हो जाएगी रविंद्र में। और बात कर लेते हैं विच्छेद क्या होगा। रवि धन इंद्र, क्या बनेगा? रविंद्र। कौन से ऑप्शन में दिया गया हमारा? रवि धन इंद्र। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, कौन सी संधि होगी रविंद्र में? तो दीर्घ संधि हो जाएगी रविंद्र संधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा आया, इसमें क्या बताना है हमें? अशुद्ध बताना है, अशुद्ध। ठीक है, आपको व्यवस्था के साथ चेक करना है। आपको पता चलेगा कि एक शब्द ऐसा है जो आप बचपन से अब तक अशुद्ध ही लिखते हुए आए हो। ठीक है, आपको इसका कमेंट में आंसर लिखना है और एबीसीडी मत लिखना, इसका नाम लिख देना शुद्ध रूप में। बहुत आपकी कृपा होगी, अच्छा भी लगेगा कि आप हाँ सीरियस हो पढ़ाई के लिए। हिंदी की गारंटी अपनी है बिल्कुल कि पेन नहीं रुकेगा, जितने क्वेश्चन होंगे सब पर पेन चलेगा और सही चलेगा, ऐसा भी नहीं है कि गलत होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।